जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके मटेरियल को आप अपने इस ऐप में रख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो सर इसमें जब आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस वक्त आप इनसे कुछ चार्ज करेंगे? नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। फ्री रजिस्ट्रेशन। दुकानदार पर कस्टमर आपको 1 रुपीज चार्ज लगेगा। ऐप का नाम क्या सोच रहे हैं सर? और इस ऐप का नाम है MOHOLLA। इसमें 3 टाइम्स L है। मोहल्ला ऐप। मोहल्ला। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। दोस्तों, अभी तक के एपिसोड्स में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो एपिसोड है ये सिर्फ बातों का नहीं है। हमारे इन एपिसोड्स में, हमारे इस पॉडकास्ट में बातें होती हैं सच्ची कहानियों की, सच्चे जज्बातों की और सच्ची सपनों की। तो आज भी हमारा ये एपिसोड है, ये बहुत खास होने वाला है। तो मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका महेश्वरी, और आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं इनकी भी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो इनकी कहानी के बारे में जो कि बहुत ही सच्ची है, तो आइए जानते हैं और स्वागत करते हैं मिस्टर अर्जुन गुप्ता जी का। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन दिस सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल अच्छे हैं सर। तो सर, जैसे कि मैंने हमारे दोस्तों को बताया है कि आपकी जो कहानी है, और वैसे तो उम्र में आप बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं बहुत हैंडसम, और बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल लाइफ भी आपकी रही है। लेकिन जितना हमने आपके बारे में जाना है, सुना है, आपकी कहानी बहुत ख़ास है और एक फिल्म स्टोरी की तरह है। तो हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी कहानी जो है दूसरों से खास कैसे है और दूसरों से अलग कैसे है? मेरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि ये फिल्मी स्टाइल की कहानी समझो आप इसको। बचपन से ही जैसे स्ट्रगल चालू होता है पिक्चरों में, मेरी लाइफ की भी वैसे ही है। मेरा बचपन बड़ा ही हार्ड था। स्टार्टिंग बचपन में ही मैंने काम करना, पढ़ाई के साथ ही काम करना स्टार्ट किया। बचपन से ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। बचपन में मैं 8 साल की उम्र से ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। सर फिर से बताइएगा, 8 साल की उम्र से? 8 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट किया। पढ़ाई के साथ मैं स्कूल जाता था और मेरे अंकल की मेडिकल की दुकान थी, तो वहाँ पर मैं पढ़ाई के बाद आता था और फिर उनके साथ में मेडिकल की दुकान पर। ये मेरे लिए एक तरह से अच्छा था, ये एक अच्छी जर्नी भी रही क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ कि मैंने बचपन से ही काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं बचपन से काम करना स्टार्ट नहीं करता तो मुझे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता। मेरा अपना मानना है कि जितने ज़्यादा लोगों से आप मुलाकात करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, उतना ही आपकी लाइफ में सीखने को और आपकी जो मजबूती है, कॉन्फिडेंस लेवल है, बात करने का लोगों से कॉन्फिडेंस है, नए नए लोग मिलते हैं, नए तरीके का आइडिया उन्हीं लोगों से मिलते हैं जब आप बचपन में काम करना सीखते हो। तो मेरा समय अगर मेरा 8 साल से स्टार्ट हो गया था, वही लोग 25 और 30 साल के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। उसको मैंने 8 साल से स्टार्ट किया, तो वहाँ से मेरे को नया कुछ सिखाती है, नए नए काम सिखाती है। और मैंने 8 साल की उम्र से जैसे काम करना चालू किया, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी किया, बहुत कुछ लाइफ में संघर्ष किया, और मैंने लाइफ को बहुत नज़दीकी से देखा है। हर फेस मैंने अपने सामने देखा है। जैसे मैंने मेडिकल स्टार्टिंग की अपनी आगरा से। आगरा में मैं 8 साल की उम्र से पढ़ाई काम करते हुए 2-3 साल में आगरा में था। उसके बाद फिर वहाँ से मैं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता गया तो वहाँ पर मैंने 8 क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ से मेरा घर मेरे स्कूल से काफ़ी दूर था। स्कूल से जाना आना प्लस अपना, मेरे अंकल की वहाँ पर एक फैक्ट्री रहा करती थी, वहाँ पर थोड़े टाइम तक अपना टाइम, वहाँ से स्कूल से आने के बाद अपना बाकी का टाइम वहाँ गुजारना। मतलब मेरा बचपन की तरह नहीं गुजरा है, मेरा बचपन हमेशा काम की तरह गुजरा है। अर्जुन जी, वो तो आपकी बातों से सुनकर ही लग रहा है कि 8 साल, मात्र 8 साल, जिसमें बच्चे उस टाइम में अपनी कॉमिक्स के हीरोज को अपना हीरो मानते हैं, या हम लोग उस टाइम खिलौनों से खेल रहे होते हैं, आपने 8 साल से अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की है। What an amazing journey, sir. उस टाइम पर मैं तो इसको अच्छा भी मानता हूँ। बचपन तो मेरा क्या है ना, कॉमिक्स भी पढ़ी, पर कुछ टाइम निकाल के खेले भी, कुछ टाइम निकाल करके। पर ऐसा नहीं था कि हमने संघर्ष स्टार्टिंग से रहा, बचपन से निकले, थोड़ा आगे बढ़े, सीखने को मिलता रहा। लोगों के जो 25 साल के 30 साल के आज के टाइम में लोग एक काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में उनको 10-15 साल लग जाते हैं सीखने में, कॉन्फिडेंस लेवल बनाने में, लोगों को समझने में, सीखने में। वो मेरा 8 साल से स्टार्टिंग होने से मेरे को लोगों को समझना, कॉन्फिडेंस लेवल प्लस काम करने के नए नए तरीके, आइडिया,
वो बहुत जल्दी मेरे पास आ गए। सर ये कहना गलत नहीं होगा कि 8 साल की उम्र से आप मैच्योर हो गए थे? हाँ, 8 साल की उम्र से मैं बहुत मैच्योर हो गया था। 8 साल की उम्र से काम करने से मेरे को ये फायदे भी हुए, लाइफ में प्रॉब्लम रहती थी, दिमाग उसी तरीके से रहता था, पर समझ में आता था कि अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसका फायदा मुझे अभी है। अगर मैं 8 साल से स्टार्ट किया हूँ तो मेरे को आज 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जी सर, और मैं बोलना चाहूंगी हमारे दोस्तों को कि आप इस एपिसोड को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी मोटिवेशनल बातें आज आपको अर्जुन जी से सुनने को मिलेंगी और किस तरीके से इन्होंने 8 साल की उम्र से अपनी जो जर्नी शुरू की है और आज ये एक बिलियनियर मिलेनियर, अगर मैं बात कहूँ इंडिया में ही नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सस्पेंस वाली बातें हैं जो आज अर्जुन जी से हमें जानने को मिलेंगी। तो अर्जुन जी, ये तो आपने बता दी अपनी 8 साल की जो आपकी जर्नी शुरू हुई थी, इसके बाद में आप कलकत्ता गए वहां से। सर वहां पर भी आपकी एक बड़ी खास और अमेजिंग सी जर्नी रही है। आपने ट्राई करना चाहा फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, बॉम्बे भी शायद आपका कुछ कलकत्ता में जब मैं कलकत्ता पहुंचा तो वहां पर मेरे लिए एक अलग तरीके की लाइफ स्टाइल चालू हो गई थी। मेहनत करता था, सारी चीजें बनती थी, प्लस पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई मेरी 12th क्लास तक हुई है, मैं खाली 12 तक पढ़ा हूँ। अच्छा। और 12th क्लास तक पढ़कर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मेरा एडमिशन के टाइम पर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पेपर थे वो सारे कहीं खो गए या छूट गए या चोरी हो गए। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। पढ़ाई बंद करने के बाद मैं फादर का काम संभालना चालू किया, प्लस मेरे को इंटरेस्ट था मॉडलिंग एक्टिंग में, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ पर थिएटर ज्वाइन किया, मॉडलिंग में भी थोड़ा ट्राई किया। कलकत्ता में okay. मैंने थिएटर ज्वाइन किया। कुछ टाइम निकलता था थिएटर के लिए, कुछ टाइम निकलता था मॉडलिंग के लिए, ये सेगमेंट चलता रहता था। प्लस कुछ टाइम के बाद में वहाँ से मैं, जब सिस्टर की शादी हो गई, ब्रदर की शादी हो गई, अपना खुद का घर ले लिया, सब कुछ सारा सेट हो गया, तो मैं बॉम्बे के लिए निकल गया। फिर मैंने वहाँ पर बॉम्बे के अंदर में मैंने 1 साल से ज़्यादा बॉम्बे रहा मैं लगातार, और वहाँ पर कुछ दोस्त बने, नए दोस्त बने। मतलब 1 साल 1 महीने के अंदर में मैंने कम से कम नहीं तो 6 से 7 घर चेंज किए। मैंने कुछ सीरियल्स वगैरह किए जिनमें छोटे छोटे कैरेक्टर रोल किए, और उसके बाद में धीरे धीरे जर्नी वहाँ से मेरे को चाइना लेकर के चली गई। सर हमने चांदनी चौक टू चाइना तो देखा भी है, सुना भी है, और बहुत फेमस मूवी भी वो रही है। तो इसका मतलब जो हमने हमारे दर्शकों को बोला था कि जो फिल्मी स्टोरी है अर्जुन जी की, तो बॉम्बे टू चाइना वाली स्टोरी भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो आप अपना बॉम्बे का जो ये सफर बता रहे हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री का, एक टेलीविजन में जो आपने काम किया है, तो सर जो आपका पोर्टफोलियो भी बना ही होगा ऑफ कोर्स। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो बना है। प्लस ये 1 साल 1 महीना मेरा ऐसे ही नहीं गुजरा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। उसमें कुछ एक ऐसे दोस्त रहे हैं, जैसे कि मुझे याद है एक मेरा एडिटर दोस्त था जिसने मुझे सिखाया मूवी देखना। उसके साथ में रात भर जग करके मूवी के बारे में एडिटिंग करना, मूवी देखना, और मूवी से सीखना कि डायरेक्शन क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, कई चीज़ों पर उससे काम होता था। मुझे याद है एक छोटी सी वहाँ पर फिल्म फेस्टिवल लगा हुआ था। फिल्म फेस्टिवल में डेली कम से कम नहीं तो 8-10 मूवी दिखाई जाती थी। तो मैं फर्स्ट डे मैंने लास्ट शो देखा, उसके बाद में लगातार 6 दिन मैंने 4 शो देखे। टोटल 1 वीक के अंदर में 25 मूवी देखी मैंने फिल्म फेस्टिवल के अंदर, अदर लैंग्वेज में। जहाँ मुझे पिक्चर देखने का जो शौक बनाया, वो मेरे दोस्त ने, जो आज भी मैं उसको याद करता हूँ, वो एडिटर दोस्त जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। जो पिक्चरें हैं वो मेरे को लाइफ में बहुत कुछ सिखा करके गई। जी सर, वो तो बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जो आपका एक जज्बा था, आपकी कड़ी मेहनत आज आपको इस मुकाम पर लेकर आई है। तो किस टाइप के रोल सर कुछ बताना चाहेंगे, किस टाइप के रोल आपने किए? कुछ कैरेक्टर रोल रहते थे, जैसे कि आप न्यूज के लिए या फ्रेंड्स का कोई रोल आया, ये कहानी घर की थी, उसमें एक छोटा सा फ्रेंड रोल आया था। लेफ्ट राइट लेफ्ट में एक फौजी का रोल था। ये छोटे छोटे कैरेक्टर रोल जो उसमें 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए कैरेक्टर रोल बीच में जो आते हैं, उनको किया। तो एक लाइफ में समझ में आया कि यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, फिल्म लाइन अपने लिए नहीं। ओके। तो वहां से जब मेरे को पता चला कि मैं लौट करके जब आया तो मेरे को चाइना जाने का एक चांस मिला, क्योंकि मेरे जीजा जी चाइना से काम करते थे और उनको वहां पर ये चाइना की परचेजिंग के लिए उनको कोई जरूरत था। तो मैंने बात की उनके भाई से, तो वहाँ पर बात करके मुझे ऐसा लगा कि चाइना में जा सकता हूँ। तो उससे पहले मेरा पासपोर्ट मैं रेडी करके गया था।
ओके। मुझे चांसेस था कि कभी भी कहीं पर भी जाया जा सकता है, जी। तो मुझे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सडनली मेरा वीज़ा लग गया चाइना का। तो सर इतना स्ट्रगल आपने किया है, इतने सारे आपके सपने थे, तो कहीं पर आप सर थोड़े मायूस नहीं हुए, टूटे नहीं कि यार अब रुक जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा? क्योंकि बड़े स्ट्रगलिंग लाइफ आप अपनी बता रहे हैं। मायूसियत तो आती है जब एक सपने को कहीं छोड़ दो और फिर दूसरे सपने की तरफ भागो। जी। पर अब मैं जब लौट करके आया था तो वो जो पुराना पिक्चर वाला सपना था जी। उसको पूरा करने के लिए मेरा 15 साल पुराना दोस्त, जी। जो इसके साथ में मैंने थिएटर करता था, जी। रिक जायसवाल, उसके साथ मिलकर के मैंने कलकत्ता में एक स्टूडियो खोला है, फाइन। गो लाइव स्टोरी के नाम से। गो लाइव स्टोरी। हाँ, वो वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, एड बनाने का काम है, मॉडलिंग सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं, वहाँ पर टोटल एडिटिंग सिखाते हैं, प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ वहाँ पर सारा सब कुछ मिक्सअप करके रखा हुआ है। उसके साथ मिलकर के इसको ये आइडिया, क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ कि आगे बढ़ते रहो पर अपने सपनों को कहीं पर छुपा करके रख दो, जब मौका मिले तो सपनों को पूरा करने के लिए फिर से दौड़ो। आप कोई चीज को लाइफ में अगर कोई चेंजेस आता है तो आप बढ़ते चलो, पर आप अपने आप को रोको मत। कोई नया मिलता है तो आप नया कुछ करते चलो, पर जो आप सपने पहले से थे उसको आप थोड़े टाइम के लिए रोक दो और आप आगे चलते चलो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। उसके बाद में आप अपने सपनों को फिर से लेकर के बैठ सकते हो, किसी के साथ में भी सपने कभी भी पूरे किए जा सकते हैं, पर आपकी जर्नी अगर आप रोक देते हो खाली सपने के लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि मैंने किसी सपने को एक जगह पर जाकर के खत्म नहीं किया, सपने जिंदा रखे, अपने मन में पाल के रखे। बिजनेस में जैसे मुझे जरूरत पड़ी कि बॉम्बे में लगा कि स्ट्रगल ज़्यादा है बिना पैसों के, और पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है बॉम्बे के अंदर में, और मुझे ऐसा फील हुआ कि चाइना जाकर के पैसा कमाया जा सकता है। तो 2010 में मैं चाइना चला गया। 2025 में मैंने 2025 में भी रिटर्न लिया, कुछ नया इंडिया में करने के लिए, अपने कुछ सपने पूरे करने के लिए। जब मैं लौट के आया हूँ तो अपने कुछ सपनों को लेकर के आया हूँ कि वो सपने फिर से पूरे कर सकूं। हाउ इंस्पायरिंग अर्जुन सर, हाउ इंस्पायरिंग रियली। एक तो आपकी बातें इतनी मोटिवेशनल हैं, और मैं चाहूँगी कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे यंग स्टार्स हैं, वो सर की बातों से इंस्पायर हों, और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अभी उस बारे में भी हम सर से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, जो ये बॉम्बे के बाद, कोलकाता के बाद में बॉम्बे के बाद में जो सडनली एकदम जो स्विच किया आपने चाइना की तरफ, और वो भी उस टाइम में कि जब एक बहुत बड़ा पेंडेमिक पूरी दुनिया ने देखा था, तो वो जर्नी सर हम बहुत डीपली आपसे जानना चाहेंगे। मेरी चाइना की स्टोरी तो ऐसे है कि चाइना में पहुंचा 2010 में। 2010 में चाइना पहुंच करके ये 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब किया। उसके बाद में एक अपना बिजनेस का सेटअप किया और अपना ऑफिस किया, और स्टार्टिंग किया कि चाइना से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बाय एजेंट करके लोगों के साथ में लाइटिंग, गारमेंट एसेसरीज, मशीनरी, हर एक चीज़ पर काम किया, बहुत मेहनत की। चाइना में मेरे को स्टार्टिंग में चाइनीज़ नहीं आती थी, मेरे को उस समय ज़्यादा अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी। वहाँ पर स्ट्रगल लाइफ इतनी ज़्यादा रही कि लोग सोचते थे कि ये लड़का कैसे काम करता है। डमशराश चलता था सर। हाँ, वो इशारे वाला काम होता था। कई काम तो ऐसे हो जाते थे कि इशारों में सारा काम हो जाता था। मैं उस टाइम पूरा चाइना अकेला घूमता था। मैं डरता नहीं था कि डर बैठ जाता है कि आप जाकर के वहाँ पर फंस जाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ऐसा कुछ फील नहीं होता था। वहाँ के लोग कोऑपरेटिव थे, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। वहाँ के लोगों को हम सलाम करता हूँ कि वहाँ के लोग जितने हेल्पफुल है मैंने कहीं पर नहीं देखा है इतने हेल्पफुल। हर छोटी छोटी बात की, हर छोटी परेशानी के लिए वो साथ खड़े रहते थे। किसी अनजान लोगों से भी अगर आप कोई हेल्प मांगते थे तो वो सडनली खड़े होकर के आपको रास्ता बताना, कहीं पहुँचाना, कैसे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना, बहुत ही इजी वे में होता था। हेल्पफुल लोग थे, इसीलिए मैं वहाँ पर इतना स्ट्रगल करके इतना ऊपर आ पाया। वहाँ पर मैंने अपने ऑफिस खोले, 2 जगह ऑफिस हैं, 2 छोटे रेस्टोरेंट बनाए प्योर वेज, महाराज के नाम से वहाँ पर 2 रेस्टोरेंट चलते हैं। 2 अपने, एक गूजन में, एक गुंजाओ में अपने ऑफिस किए। इम्पोर्ट का काम चालू किया, वाया बाय एयर बाय सी, अपना सारा काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे 15 साल की जर्नी में मेरी शादी वहीं पर ही है, चाइना में शादी की। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। चाइना में शादी की है सर? चाइना में शादी की। इट मींस जो वाइफ है आपकी, वो मेरी ब्यूटीफुल चाइनीज, हाँ, जो चाइना की ब्यूटी जो कहा जाता है, हाँ, ब्यूटीफुल चाइनीज वाइफ। और एक मेरी बेटी जी, वो बिल्कुल मेरे जैसी है, एंजल मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, एंजल आपकी वाइफ का नाम है, और मॉली जो हाथ में बांधती हैं वो मेरी बेटी का नाम है।
ओह, तो सर उन्होंने, आपकी वाइफ ने आपको लाइक एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चैलेंजेस आए हैं आप लोगों के बीच में? कुछ चैलेंजेस थे, उनके फादर की तरफ से थे। अच्छा। उनके फादर का एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ। पर कि वो एक फॉरेनर को एक्सेप्ट करें। हाँ। उनके फैमिली में बाकी सब लोगों से एक्सेप्ट नहीं था, बाकी सबसे प्रॉब्लम नहीं आया। पर जब उनके फादर ने, जब मैं उनके घर पर गया और जब उनके फादर के साथ में उनके अंकल के यहाँ पर या कहीं रिलेशन में जाता था तो एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती थी। ओके। और मुझे भी रिस्पेक्ट जब उनको दिखाई दिया कि जब मैं इस अपने दामाद के साथ में कहीं जा रहा हूँ और मेरे को इसको रिस्पेक्ट 3 गुना मिल रही है और लोग अच्छा इसको पूछ रहे हैं और एक अच्छा वो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका माइंड चेंज होना चालू हो गया कि उनको फील हुआ कि अगर दामाद बनता है तो मार्केट में सब लोग या घर वाले सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी फिर एक्सेप्ट करना चालू किया। तो मैम के साथ आपका वो इंटरेक्शन कब और कैसे हुआ कि वो शादी में तब्दील हो गया? मैडम के साथ में एक्चुअली लाइटिंग की मार्केट में परचेजिंग करने के लिए मैं जाता था दुकानों पर, तो वहाँ पर एक शॉप पर उनसे मुलाकात हुई थी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मेरे को फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट, तो मेरे को फील हुआ कि एक अच्छी लड़की से मुलाकात हुई है, तो मैं ज्यादातर टाइम उसी की दुकानों पर जाकर के टाइम गुजारना चालू कर दिया। प्यार शुरू हो तो गया। धीरे धीरे बातचीत चालू करते करते जब मेरे को लगा कि एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, तो बात करते करते एक टाइम ऐसा आया कि शादी के लिए मैंने प्रपोज कर दिया। तो उसकी मदर्स की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन आया, एक्सेप्ट हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा 2015 में हमने फिर शादी की। सर लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम? मैं तब तक लैंग्वेज सीख चुका था। मैंने 2012 से लैंग्वेज, अच्छा, आपकी तरफ से, मतलब आप चाइनीज सीख चुके थे? मैं चाइनीज सीख चुका था। मेरे को आज पूरी चाइनीज आती है। 2015 मेरे को 15 साल हो चुके हैं। चाइनीज में बात करना नॉर्मली है। बट थैंक यू सर, आपने ये पॉडकास्ट हमारे साथ हिंदी में किया है। मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर एंड वेरी मोटिवेशनल। आगे बताइए सर। मैं जब चाइना गया था तो मेरे को ना इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती थी ना चाइनीज ही आती थी। लोग बोलते थे ये करेगा क्या वहां पर जाके। लोगों का ये भी मोटिव था कि ये कर क्या सकता है वहां पर लोगों के माइंड को मैंने चेंज कर दिया। मेरी पहले से ही, मैंने जब बॉम्बे की जर्नी चालू की, तो बॉम्बे से जब मैं चाइना गया तो मैंने सपने देखना चालू कर दिया। तो मैंने सपने देखना चालू किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उससे पहले तो लाइफ जो गुजरी थी वो कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, पर धीरे धीरे जब सपने देखना चालू किया तो सपने बड़े होते चले गए। और मैंने जब देखा कि जब मैं सपने देखता हूँ, सपने सोचता हूँ और चीज़ों को बनाता हूँ तो सपने पूरे भी होते हैं। तो मेरा माइंड ये सेट हो गया कि सपने देखना गलत नहीं है। जिंदगी में सपने देखने चाहिए और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके सपने भी पूरे होंगे। अगर कोई भी बंदा, मेरी तरफ से एक ही है, अगर कोई भी सपने देखता है तो गलत नहीं है। और उसके सपने मैं लिख करके देता हूँ, गारंटेड लिख करके देता हूँ कि सपने पूरे होते हैं। अगर आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ोगे तो आपके हर सपने पूरे होंगे, चाहे वो छोटा सपना हो चाहे बड़ा सपना हो, सपने पूरे होते हैं। मैंने सपनों को पूरे होते हुए देखा है। जो मेरे हिसाब से कभी पूरा हो नहीं सकता था, वैसे सपनों को मैंने पूरा होते हुए देखा है। मेरा सबसे पहला सपना था अपने ऑफिस करने का। जब मैं जॉब करता था वहाँ पर चाइना में, मेरा सपना था कि मैं अपने ऑफिसेस करूंगा, 2 से 3 ऑफिसेस होंगे मेरे। मैं एक अच्छी अपनी लाइफ जीऊंगा वहाँ पर चाइना में। वो सपना मेरा पूरा हुआ। मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं वहाँ पर शादी करूंगा, मेरी अच्छी लाइफ होगी, अच्छी फैमिली होगी। वो सपना पूरा हुआ। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो काम को बढ़ाने के बारे में सोचा, लाइटिंग का काम या कोई भी काम को बड़ा करने के बारे में सोचा, वो सारे सपने पूरे हुए। अभी चाइना से जब मैं पेंडेमिक के टाइम पर इंडिया में जब रह गया था, पेंडेमिक के अंदर में एक बड़ी लाइफ का बड़ा वो रहा है मेरा। मैं 2020 से 2023 तक मैं इंडिया में था, अपनी फैमिली से अलग, अपनी वाइफ से अलग, अपनी बेटी से अलग। वो लोग 2020 में जो पेंडेमिक आया था तो वो चाइना में थे और मैं यहाँ पर इंडिया। उस पीक टाइम पे सर की जब मेरा ऐसा बना, ऊपर वाले का क्या था पता नहीं, कि 22 तारीख की मेरी टिकट थी। 22 जनवरी 2020 की मेरी टिकट थी। मैं जैसे ही चाइना से इंडिया आया हूँ, सेकेंड डे फ्लाइट कैंसिल हो गई पेंडेमिक को लेकर के। और फिर उसके नेक्स्ट डे फिर एक फ्लाइट उड़ी है। उसके बाद में ऑल फ्लाइट कैंसिल हो गई, सारी फ्लाइटें बंद हो गई।
कहीं से भी चाइना से आना जाना सब जगह बंद हो चुका था। चाइना से आना फ्लाइटें सारी बंद हो गई थी। वो मेरा एक अच्छा टाइम था या खराब टाइम था पता नहीं, पर उस 3 साल के अंदर में जो मैं अभी एक नया स्टार्टअप लेके आ रहा हूँ, वो 3 साल की ही देन है। वो 3 साल में मैंने सोचा कि मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया के लिए क्या ग्रो अप दे सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 10 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है चाइना के अंदर में। मैंने चाइना में सीखने के लिए बहुत कुछ है। चाइना में क्या है कि लोग मेहनत बहुत करते हैं, नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि लोग दूसरे को फॉलो करते हैं, पर चाइना में क्या है कि लोग नया कुछ करना चाहते हैं कि आप ये कर रहे हैं तो सामने वाला अगर ये कर रहा है तो मैं कुछ नया करूं, सामने वाला ये कर रहा है तो मैं नया करूं। उसके हिसाब से लोग अपनी लाइफ नया कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ मैंने वहाँ पर जाकर के फैक्ट्रियाँ सीखी, सब कुछ वहाँ पर बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो वही लाइफ मैंने यहाँ पर सोचा कि अगर मैं यहाँ पर इंडिया में रह करके कुछ करूँ, क्या नया स्टार्टअप कर सकता हूँ। तो मैंने सीखा कि ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी देते हैं उसमें ऐसा ही कुछ करने का डिलीवरी है, पर इनसे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे आसपास के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनका बिजनेस गिरता जा रहा है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। हमें समझ में नहीं आता है, जब हमारे पुराने लोग, हम घर से उतरते थे, घर से कहीं जाते थे तो हमारे दादाजी वहीं छोटी छोटी दुकानों पर जाकर बैठ करके अपना टाइम बिताते थे। और आज हम क्या करते हैं, आज हम अपना घर पे मोबाइल पे अपना टाइम बिताते हैं। तो जो छोटे दुकानदार जो पहले थे और जो आज की जनरेशन है, वो टाइम वहां पर नहीं गुजार रही है, तो उनका उतना जुड़ाव नहीं है। पहले घर से कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वही छोटा दुकानदार सबको बताता था, हेल्प के लिए सारा इकट्ठा होता था। पर वो सारी प्रॉब्लमें आज घर के अंदर में, एक कमरे के अंदर में पड़ोसी को नहीं पहचानता है। आज की पोजीशन ये हो गई है, पड़ोसी को नहीं पहचानता था हमारे पड़ोस में कौन आया है। लोग अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपना गेट नहीं खोलते। तो ये प्रॉब्लम जो इंडिया की चालू हो गई है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। कई घरों में पता ही नहीं चलता है। हमें सुनने से आता है न्यूज में कि एक घर में 15 दिन से एक लाश पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस टाइप की भी बहुत सारी न्यूजें आती हैं, या 15 आस पास में बगल में क्या हो गया हमें पता ही नहीं है। तो वो उससे क्या है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में ये रहा कि बगल में जो हमारा जो छोटी सोसाइटी है वो खत्म हो रही है। अब छोटे छोटे दुकानदारों को अगर हमको जिंदा करना है तो उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम पर जो पेंडेमिक टाइम पर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए, कुछ न्यू स्टार्टअप किया जाए, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनको उनसे हेल्प मिल सके। सर सबसे पहले तो सैल्यूट है आपकी सोच को कि इतना गहरा आपने उस पेंडेमिक में स्पेशली उन शॉपकीपर्स के लिए सोचा जिनके लिए सोचना बड़े बड़े जिन ब्रांड्स के बारे में आपने बोला है कि हो सकता है उनको वहां पर उन एप्स पे उतना एक्सपोजर या उनको वो प्लेटफॉर्म ना मिला हो, आप उनके लिए वो प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। तो सर आपकी सोच को, इट्स अ वेरी ग्रेट थॉट सर, तो सैल्यूट है आपकी सोच को। और इस स्टार्टअप के बारे में अब आपसे और गहराई में जानना चाहेंगे। अभी एक नया छोटा सा किस्सा है कि जब हम ये स्टार्टअप नया चालू किया है तो हमने इसके बारे में अभी अपने 2-3 जो लोगों को बताया है कि एक मार्ट जो एक बंदा है जो नया मार्ट ओपन करने के लिए है तैयार है, और वो मेरी जो मेरे कंपनी के एक सेल्स पर्सन है, कंपनी के बंदे से मुलाकात किया उसने, और मिलकर के उसने बताया कि मेरे को एक नई ऐप बनानी है। तो आप उसको हमने रोक के रखा था, तो उसको जब उससे मीटिंग की, जब हमने अपने ऐप के बारे में बताया तो उस बंदे का दिमाग पूरा हट गया, क्योंकि वो अभी ऐप के लिए वो 3.5 या 4 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए तैयार था। ये अभी लेटेस्ट है, इसी महीने की बात है। तो उससे जब बातचीत हुई उसकी, तो उसने बोला कि सर ये जो मैं ऐप बनवाना चाहता हूँ मार्ट के लिए, वो एक छोटा सा मार्ट, एक मॉल बनाना चाहता है। तो उसके लिए उसने एक ऐप के लिए बनाने के लिए उससे बात की थी। तो उसने बोला ये हम एक ऐप मार्केट में छोड़ रहे हैं जो इस तरीके से है, जो आपकी टेक अवे, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके मटेरियल को आप अपने इस ऐप में रख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं है, पर दुकानदार, पर कस्टमर आपको 1 रुपीज चार्ज लगेगा। 1 रुपी चार्ज ओनली स्टार्टअप या जो बिजनेस सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा, उससे पहले हम जानना चाहेंगे ये ऐप का नाम क्या सोच रहे हैं सर? ऐप का नाम है वो मोहल्ला ऐप। और सर आज के टाइम में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो मिलियंस में, बिलियंस में, करोड़ में, मतलब लोग स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, बट आप
सिर्फ मात्र 1 रुपए में ये मोहल्ला ऐप लेकर आ रहे हैं। मोहल्ला भी बड़ा सोच करके नाम रखा हुआ है और 1 रुपए भी बहुत सोच करके रखा हुआ है। 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती है, ये मुझे तब मालूम है जब मैं 1 रुपए के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलता था। 1 रुपए सेव करने के लिए मैं स्कूल से घर तक पैदल चल चुका हूँ, तो मुझे 1 रुपए की वैल्यू बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 1 रुपए क्या होता है। सर आप अब उस 1 रुपए की वैल्यू फिर से दोबारा अपनी इस ऐप के द्वारा लेकर आए। हाँ, वो 1 रुपए की वैल्यू हर छोटे बंदे के लिए वो 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती है, पर वो अभी जब वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो 1 रुपए देगा तो खुश होकर के देगा। मेरे लिए वो 1 रुपए बहुत होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने बहुत टाइम के बाद में देखी है, पर वो 1 रुपए के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। और प्लस हर छोटे दुकानदार को 1 रुपए देने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं दुकानदार को उसके एवरेज में सारी सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर दुकानदार हमसे जुड़ता है तो उसको अपनी एक टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम अमेजोन में या किसी के लिए अपनी एक माल सेल्स करने के लिए हम एक सेल्स टीम रखते हैं ऑनलाइन के लिए कि हमारा मटेरियल क्या बेचना है। उसके लिए लोग टीम बैठाते हैं, 10-20-50 हज़ार रुपए खर्च करके पूरी टीम बैठाते हैं, पूरा सेटअप बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दुकानदार को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके उसके सामान की लिस्ट हमको देनी है और हम उसको ऑनलाइन शॉप ओपन करके उसका आईडी शॉप करके सारा उसके हाथ में दे देंगे। उसको खाली ओनली 2 काम करने हैं। अपनी प्राइस सेटल करनी है। अगर वो 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेचना चाहता है तो कोई भी डिस्काउंट देना चाहता है तो उसको एग्री है, वो अपने खुद जाकर के उसको चेंज कर सकता है। एक अपना जो स्टॉक है वो उसके अंदर मेंटेन कर सकता है और उसको सबमिट करेगा और उसकी दुकान स्टार्ट हो चुकी है। उसको सारा पिक्चर्स जो मटेरियल्स का उसका पिक्चर्स है वो हम खुद उसके अंदर में करके देंगे उसको, जिससे उसको मेहनत ना करना पड़े, एक अपनी टीम ना बैठानी पड़े। क्योंकि छोटा दुकानदार मोबाइल या टीम बैठा करके खर्चा नहीं पाल सकता है। अगर उसको हमने फिर सबकी तरह जाकर के उसको खर्चा करके सब चीज करना पड़ेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम छोटे दुकानदार के लिए मेहनत हम खुद कर रहे हैं। हम उसको सारा अपलोड करके दे रहे हैं, सारी सब कुछ दुकान ओपन करके दे रहे हैं, सारी आइटम्स की पिक्चर लगी हुई होंगी, उसके पास क्या क्या मटेरियल है वो सारी पिक्चरें उसके अंदर में होंगी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि कस्टमर को भी प्रॉब्लम आती है कि उसे पता ही नहीं है कि उसको अगर चश्मा लेना है तो मेरे आसपास में कहीं चश्मे की दुकान है कि नहीं है। लाइट का एक बल्ब लेना है तो आसपास में कहाँ बल्ब का दुकान रहेगा। तो हम धीरे धीरे जो हमारी ऐप होगी जो कस्टमर के लिए भी अगर आप ऐप से सर्च मारोगे तो बल्ब तो आपको आसपास की 10 दुकानें मिल जाएंगी जो आपके आसपास में बल्ब बेच रही होंगी, आसपास में चश्मा बेच रही होंगी, आसपास में सोफा बेच रही होंगे, आसपास में लाइटें बेच रही होंगी। कोई भी दुकान आपको सर्च करनी है, आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ पर आपकी वो दुकान, आप कहाँ से जाकर खरीद सकते हो। दूसरा, हमने टेक अवे का सिस्टम रखा हुआ अपनी ऐप के अंदर में, एक टेक अवे का सिस्टम रखा हुआ जिसके अंदर में आप क्या करते हो, आप दुकानदार को ऑर्डर करोगे, दुकानदार को ऑर्डर करके आप खुद जाकर के वहां से पेमेंट करके सामान ले सकते हो। हमारी ऐप में ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हमने नहीं रखा है। अच्छा। जिससे कि दुकानदार को एक टेंशन रहती है कि ये नई कंपनी आई है, ये पेमेंट हमारा लेगी फिर हमें देगी। हमने वो सिस्टम ही नहीं रखा है। हमने सीधा सीधी रखा है, आपने ऑर्डर किया, आपने वहां पर पहुंचे, आपने पेमेंट किया और उस मटेरियल उठा लिया। तो दुकानदार को आराम ये मिला और कस्टमर को आराम ये मिला कि आप जाकर के पेमेंट दिया और माल ले लिया और उसको टाइमिंग मिल गया, माल आपका ऑर्डर पहले से ही उसके पास आ चुका है तो उसको रेडी करके पैकिंग करके रखने के लिए, तो उसका समय बचा और आपका समय बचा। और अगर वो डिलीवरी का ऑप्शन भी लेना चाहे तो वो आपके घर पर डिलीवरी भी कर सकता है। अगर उसको लगता है उसके पास में लोग हैं डिलीवरी करने के लिए या वो खुद जाकर के डिलीवरी कर सकता है तो आपको खाली ऑर्डर करना है और वो आपके घर तक डिलीवरी करके आएगा। जो हम अलग अलग कंपनियों से मटेरियल मंगाते हैं, अलग अलग कंपनियों से लेकर के आते हैं, वो बिना डिलीवरी चार्ज के, बिना हाई चार्ज के आपके घर तक सामान पहुंचेगा। और जो छोटा दुकानदार है उसकी दुकानदारी आपको सपोर्ट मिलेगा, उसको आपसे सपोर्ट मिलेगा। एक लोकल बोलते नहीं, एक लोकल आदमी के साथ में एक रहता है, इमोशनल टच रहता है, वो इमोशनल टच आपके साथ में बना रहेगा दुकानदार का। जब इंसान घर से बाहर निकलता है, जो छोटा दुकानदार आपको राम राम बोलता है, जब निकलते हुए हंसते हुए बात करता है तो एक अंदर से जो खुशी रहती है वो खुशी आज के टाइम में खत्म हो चुकी है। वो खुशी वापस आए इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मोहल्ला को हम लोग लेकर के आए, साथ में जुड़े, मोहल्ला से जुड़े, तभी हम छोटे छोटे लोगों की खुशियों को लेकर के आ सकते हैं और अपने भी खुश रह सकते हैं। सर, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में भी इस वक्त आ रहा है कि इसमें आपने उन शॉपकीपर्स को तो बहुत अच्छा बेनिफिट दे दिया और आप उनसे मात्र 1 रुपया ले रहे हैं, ये आपको बेनिफिट कैसे कर रहे हैं? मैं अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ,
मेरा सबसे पहला सोच है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको साथ में लिया जाए। तो सर इसमें जब आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हाँ। करेंगे तो उस वक्त आप इनसे कुछ चार्ज करेंगे? नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। फ्री रजिस्ट्रेशन? फ्री रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोड रजिस्टर करना पड़ेगा, कोड स्कैन करना पड़ेगा जी। कोड स्कैन करके आपका नाम और नंबर आप डाल दीजिए, तो हमारी कंपनी आपको डायरेक्टली टच करेगी और आपसे जो आपकी लिस्ट होगी वो आपसे आपके सामान की लिस्ट कर लेगी, आपको दुकान आपको रजिस्टर करके दे देगी। तो सर जब इसमें आप फ्री रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ऐसा कोई नॉर्म्स या ऐसा कोई उसमें आप रूल्स रेगुलेशंस जिससे कुछ फेक या फ्रॉड एंट्रीज आपके पास ना नहीं, वो हम उसके लिए जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे हम उनसे दुकान का उनका जीएसटी, अच्छा। उनका आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, अगर खाना बनाने की दुकान है तो उसका खाने का पूरा एक इसका जो लगता है खाने का जीएसटी नंबर हो गया, खाने के लिए कोई सर्टिफिकेट लगता है, लीगल डॉक्यूमेंट जितने होंगे, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होंगे वो हम उनसे लेंगे, लेकर के ही उनकी दुकान को ओपन करेंगे। दुकान को ओपन करेंगे, दुकान को ओपन करने के बाद में उनकी जो मटेरियल है जो वो है वो सारा उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, जिससे उनकी दुकान पर कोई भी कस्टमर जाता है तो वो स्कैन करके या घर बैठ करके ऑर्डर कर सकता है। तो एक तरीके से अगर हम इसको एक सोशल सर्विस का नाम दे तो गलत? हाँ, सोशल सर्विस का नाम आप दे सकते हो इसको, क्योंकि इतने मिनिमम में 1 रुपए के अंदर में आज तक कोई भी कंपनी इस चीज को लेकर के नहीं आई है और छोटे दुकानदारों को बेनिफिट दे सके ऐसा आज के टाइम में कोई नहीं आया। सब अपने लालच से जुड़े हुए हैं, सब अपने काम से जुड़े हुए हैं और यही मेरे को सब लोग पूछते हैं कि अगर 1 रुपए में आप काम करोगे तो आपको क्या बचेगा। पर वही सवाल मेरा भी था। मुझे ये मानना है कि अगर हमने छोटे छोटे दुकानदारों को अगर साथ दे दिया तो 140 करोड़ की आबादी है, 1 रुपए की वैल्यू आदमी उससे भी समझ सकता है कि 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं हर घर तक पहुंच गया और हर घर तक मेरे को हर दुकानदार तक पहुंच गया तो उससे ज्यादा खुशी मेरे को नहीं। अगर हर दुकानदार इस ऐप को स्टार्ट यूज करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरा अभी तक जितना भी रिव्यू आया है लोग बड़े खुश हुए हैं इस ऐप से। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि आपने जो हमको चाहिए वही आपने ला करके दे दिया। लोगों का रिव्यू मतलब इमेजिन होता है। लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों लेकर के आए तुम, इसको आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि आज के टाइम में बिना फायदे के कोई काम नहीं करता है। नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि बिना फायदा किए, बिना कोई भी चीज के आदमी इंसान कोई भी काम नहीं कर रहा है। पर मेरा अपना मानना है कि अगर हम दूसरों के लिए मेहनत करें तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। और अभी हम पहले से स्टार्टिंग से फायदा के बारे में सोचेंगे ना तो हमें फायदा नहीं होगा। हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा ये जर्नी बढ़ेगा उसके साथ में हम फायदा अपने आप ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल करके आता है। तो अर्जुन जी, ये मोहल्ला ऐप जो आप लेकर आ गए हैं या आ रहे हैं? मोहल्ला हमने ये महीने लॉन्च किया है, एक नया स्टार्टअप चालू किया है। हो गया है? ये हो गया है। आगरा से हमने स्टार्ट किया, एक आगरा में एक छोटा ऑफिस करके हमने स्टार्ट किया। हम इसको एक बड़े पैमाने में नहीं कर रहे हैं, पर हमने एक छोटा स्टार्ट किया। हमें लोगों से अपील है कि साथ दें। बिल्कुल। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका साथ देना चाहते हैं तो इसको इतना फैलाएं कि लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि इसको रजिस्टर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर छोटे दुकानदार को इसकी जरूरत है। अगर आप सही मायने में जाने, कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो होटल्स लाइन का हो, चाहे रेस्टोरेंट लाइन का हो, चाहे कपड़ों की लाइन का हो, चाहे खाने पीने की चीजों का हो, किसी भी लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है वो इससे जाकर के अगर करता है तो 1 रुपीज के अंदर में, अगर कोई भी खर्चा नहीं है, 1 रुपीज के अंदर में उसका बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर होती हैं, माइंड क्लियर होता है। अब आप सपोज कीजिए जो रेस्टोरेंट लाइफ है, रेस्टोरेंट की लाइन है, अब रेस्टोरेंट के लोगों को कैसे फायदा हो। अब आप देखोगे काउंटर पे, रेस्टोरेंट किसी भी रेस्टोरेंट में भीखाराम जाते हैं या किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो काउंटर पे भीड़ बहुत मिलती है, मिठाई की दुकानों पर भीड़ बहुत मिलती है और वहां पर जाकर के हमें नंबर आते आते आधा घंटा लग जाता है, ऑर्डर कब दें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अब अगर ये ऐप का QR कोड अपनी दुकान पर उसने लगा रखा है तो उसने स्कैन किया, उसकी दुकान अपनी खुल गई भीखाराम की, उसने वहां से ऑर्डर किया और संगी संग ऑर्डर करके पंच कर दिया। अब वो ऑर्डर सीधी जहाँ पर डिलीवरी पर्सन है उसके पास सीधा चला गया, उसके काउंटर पे नहीं गया, सीधे उसने ऐप डिलीवरी का दिखाया और उसने पेमेंट किया और उसके यहाँ से स्लिप मिली। तो ये एक जो टाइमिंग जो खड़े होकर के हम 10 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं और जो हमने ऑनलाइन में ऑर्डर करके उसको आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ करके हमारा वहां पर
ऑलरेडी डिलीवरी का टाइम आ गया, तो वो जो टाइम है आधे घंटे का टाइम टाइम वो हमने सेव कर लिया। टाइम से बिल्कुल रेस्टोरेंट के अंदर में भी जाते हैं तो खाने पीने का हम पहले ऑर्डर के लिए इंतजार करते हैं वेटर का, जी। हमने इसमें ऑर्डर करके छोड़ दिया तो वो हमारे पास में ऑलरेडी उसको बोल दिया कि हाँ हमने ऑर्डर कर चुके हैं, तो वो डिलीवरी आपके पास में लेकर के आ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट आपके मोहल्ला ऐप का मोहल्ला ऐप का है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है टेक अवे। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते से कुछ सामान मिठाई लेते हुए जाना है, तो आपने वहीं से एडवांस में ही आपने बुकिंग कर दी, बुकिंग करके रेडी रखा हुआ, उसको पेमेंट आपने कराया और बुकिंग लेते चले गए। लोग क्यों घबराते हैं ऐप से? क्योंकि 90% लोग क्या चाहते हैं कि कैश पेमेंट हमारे पास आए। कई दुकानदार ये नहीं चाहते हैं कि कंपनी वालों के पास पेमेंट जाए, इसीलिए लोग ऐप से घबराते हैं कि दूसरी ऐप को यूज करना क्यों नहीं चाहते हैं कि भाई अगर इस ऐप को यूज करेंगे तो हमारा पैसा दूसरी जगह पे कंपनी में जाएगा, फिर कंपनी से पेमेंट आएगा, 7 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा। तो हमने इसको डायरेक्ट वे रखा है। आप ऑर्डर करेंगे, आपके पास में ऑर्डर गया, आपने पेमेंट लिया और तब माल दिया, पर आपने एक ही काम किया कि मटेरियल उनका रेडी करके रख दिया। आपके नाम से आपका ऑर्डर गया हुआ तो मटेरियल रेडी रखा हुआ है, आपका पार्सल रेडी है, आप पार्सल पेमेंट करेंगे और पार्सल उठा के चल देंगे, तो आपका टाइम सेव। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे आप खुद हो या दुकानदार हो, दोनों का टाइम सेव हो रहा है। और आपके आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज है टाइम इज मनी। राइट। अर्जुन सर, जैसे कि आपने बताया आप लॉन्च कर चुके हैं और करने वाले हैं इसको और बड़े रूप में, मोहल्ला ऐप। तो सबसे अहम सवाल कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं या वेंडर्स हैं जो आपकी इस ऐप से जुड़ना चाहते हैं, वो कहाँ ढूंढें, कैसे मिलेगा उनको ये मोहल्ला ऐप? ये ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, एप्पल पे, और इस ऐप का नाम है MOHOLLLA। इसमें 3 टाइम्स L है। 3 टाइम्स L है। ये आपकी 2 ऐप हैं इसके अंदर में, एक दुकानदार के लिए वेंडर ऐप है और एक कस्टमर के लिए है जो वो अपने पर्सनल के लिए यूज कर सकता है। ओके, मतलब यू मीन टू से कि जो भी प्ले स्टोर पे और सर कहाँ बताएं, गूगल पे अगर वो मोहल्ला, और ध्यान देने वाली बात है ट्रिपल एल। सर इसके पीछे कोई खास बात? ट्रिपल एल इसकी खास बात यह है कि न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा इसको निकाला गया है नाम, और उसके हिसाब से इस नाम को थोड़ा और अच्छा करके बनाया गया है, और इसका स्पेशल नाम दिया है मोहल्ला ऐप। तो सर जैसे कि सर ने बताया है कि जो भी अगर इस मोहल्ला ऐप को इधर इन द प्ले स्टोर और गूगल पे टाइप करते हैं तो एक आएगा वेंडर ऑप्शन का, वेंडर के लिए, और एक आएगा कस्टमर के लिए। ओह ग्रेट सर, ये तो हो गई बात कि मोहल्ला ऐप हम कहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर वेंडर के लिए जो प्रोसीजर है वो, अगर एक QR कोड दिया हुआ है, हम स्क्रीन पर देंगे, QR कोड दिया हुआ है, उसको अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए है, अगर आप अपनी दुकान रजिस्टर करना चाहते हैं मोहल्ला पर, तो आप इसको स्कैन करो। स्कैन करने के बाद में आप इसको रजिस्टर करो, अपना नाम, नंबर, ईमेल आप अपना सबमिट करो, और ये हमारी कंपनी में मेल पे आ जाएगी। हम उसके बाद में आपसे बात करके, आपसे जो हमें आपकी दुकान के बारे में आपका नंबर, जो भी डिटेल आपकी चाहिए, वो हमारी टीम आपसे बात करके वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगी और आपकी दुकान ओपन करने में आपकी मदद करेगी। और सर एक ना बार मेरे मन में एक बहुत सवाल आ रहा है, तो फाइनली टाइम हैज कम कि मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं, क्योंकि सर आप बता रहे हैं कि मोहल्ला ऐप में शॉपकीपर्स रजिस्टर कर सकते हैं, या जिनका फूड स्टोर है वो रजिस्टर कर सकते हैं, या रेस्टोरेंट्स वाले वो रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट एज अ पर्सन? कि अक्सर हम सर्च करते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, और अगर हमें एज एंकर या फोटोग्राफर को सर्च करना है, तो क्या उन लोगों के लिए भी आपने कोई जगह इस ऐप में बनाई है? बिल्कुल, हमने उन सबको जगह दी है जो एज ए पर्सन काम करते हैं। जो प्लम्बर हैं उनको हमने जगह दी है, इलेक्ट्रीशियन, एंकर, फोटोग्राफर, हर छोटे छोटे बंदे जो वर्किंग करते हैं, उन सबके लिए हमने एक तैयार किया है। अगर कोई भी बंदा प्लम्बर है वो इसमें रजिस्टर कर सकता है, एंकर है वो रजिस्टर कर सकता है, फोटोग्राफर है वो रजिस्टर कर सकता है, और अच्छे से अच्छा कोई भी किसी भी लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो उसमें ट्राई कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद में उस चीज में हम लोग ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं कि नहीं। हमारी कोशिश है सबको लेकर के इस चीज को इंडिया को मतलब एक इजी काम करना है। मैंने बड़ी परेशानी दी है, जब मैं चाइना से यहाँ पर आता हूँ, मुझे छोटे छोटे सामान की जरूरत पड़ती है तो मैं खरीदने के लिए बाहर नहीं जा पाता,
प्लम्बर की घर में जरूरत है, मुझे ढूंढना पड़ता है प्लम्बर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं चाइना से यहाँ पर आता हूँ तो मुझे पता ही नहीं है प्लम्बर कहाँ पर है। घर पर सबसे बड़ी परेशानी है नल खराब हो गया, उसको ठीक कैसे करना है, तो प्लम्बर खोजने बाहर जाओ, पता ही नहीं है कहाँ मिलेगा। नए इंसान के लिए जब जगह घर चेंज करता है, सब कुछ चेंज करता है, उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत को देखते हुए हमने सारी चीजें इस ऐप में डाली हैं कि अगर आपको टेप भी चाहिए ना, तो वो आप इसमें सर्च मारेंगे तो आपको टेप भी मिलेगा। अगर आपको प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर मिलेगा। सारी चीजें आपको अवेलेबल इस ऐप के अंदर में मिलेगी। और सर एज अ पर्सन भी सेम प्रोसीजर होगा? एज ए पर्सन आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके आप अपने आप को साइन अप करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप अपना ऐप को अपने नंबर को आप अपडेट करोगे, आपको चालू आपका एक अपना अकाउंट खुल जाएगा, जिससे आप परचेसिंग और परचेसिंग कर सकते हो। कोई भी सामान अगर आप परचेसिंग कर रहे हो, जैसे नॉर्मली सारी ऐपें करती हैं, एड्रेस आपने अपडेट कर दिया, लोकेशन आपको जिस लोकेशन पर आपको एड्रेस चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा घर दूर है, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस से बैठ करके हमने घर का एड्रेस डाला, तो घर के एड्रेस डालते ही हमारे घर के आसपास की लोकेशन आ गई। हमने कुछ सामान का ऑर्डर कर दिया, सामान का ऑर्डर करते ऑफिस से घर जाते हुए हमने सामान उठाया और अपने घर चले गए, वो भी एक इजी इसके अंदर ऑप्शन है। तो ये तो बहुत ही सारे अमेजिंग से फैक्ट्स आपने मोहल्ला ऐप के बारे में यहाँ पर बताए हैं। कोई ऐसी बात या ऐसी जानकारी जो खास आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आपके इस मोहल्ला ऐप से जुड़ी हो? मोहल्ला ऐप से जुड़ा हुआ खास तो यही है कि ये हर बंदे को आपसे जोड़ता है, हर छोटे दुकानदार को आपसे जोड़ता है। जरूरत इस बात की है कि आप कितने साथ देते हो। अगर इस चीज को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत आपके साथ की है, क्योंकि प्लम्बर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा, लोकल दुकानदारों को आपको साथ देना पड़ेगा उनको रजिस्टर्ड करवाने में। हर बंदा अगर खड़ा हो जाए अपने आसपास के दुकानदारों को रजिस्टर करवाने में, हेल्प करने में, रजिस्टर करने की हेल्प करने में, तो उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा और आपका जो सुविधा है, जो आपकी चीज जो महंगी आती है, घर से आप जो चीजें खोज रहे हो, वो आपको इजी वे में मिलेगी। तो सबसे बड़ी कोशिश की है कि मैं अगर एक स्टार्टअप किया है तो उसके लिए कई दुकानदारों तक मेरा पहुंचना और कई लोगों का, अपने आसपास के दुकानदारों का खाली रजिस्ट्रेशन करवाना, वो सबसे इजी काम होगा। तो एक सबसे बड़ी एक अच्छी लाइन है कि सलाह मत दो, साथ दो। तो कई लोग ना, अगर हम उनसे बात करने जाते हैं तो लोग सलाह देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो अपना एक ऑप्शन मानता हूं मैं कि लोग एक ही बात माने, सलाह मत दो, साथ दो, तो बड़े से बड़ी चीज जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये जो चीज है मोहल्ला, ये मोहल्ला जो ऐप है, इसको कामयाब बनाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के आसपास के लोगों को, एंकर्स को, प्लम्बर्स को, जितने भी ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड कराने के लिए, रजिस्टर्ड जितने ज्यादा लोग होंगे आपको सुविधा उतनी जल्दी मिलेगी। अगर ये आपको अपने घर के आसपास चाहिए तो आपके घर के आसपास को रजिस्टर्ड कराएं, दुकानदारों को बताएं इसके बारे में, रजिस्टर्ड करवाएं, तो उनसे हम कांटेक्ट करके उनकी दुकान ओपन करने में मदद करेंगे। अर्जुन सर, आपकी एक बात ने सच में बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्राइक कर दिया है और मैं सोशल मीडिया पे ज़रूर इसको हैशटैग आपकी इस बात को एज अ इंस्पिरेशन पोस्ट करना चाहूँगी, हैशटैग सलाह मत दो, साथ दो, जो कि बहुत ही अच्छे वर्ड्स आपने यहाँ पर आज हमें इंस्पिरेशन आपने यहाँ पे बताए हैं। और थ्रू आउट पॉडकास्ट अर्जुन सर बहुत अमेजिंग सी बातें आपके साथ में, मज़ा आया है बात करके। और इतनी कहते हैं ना स्ट्रगलिंग वाली लाइफ, इतनी बड़ी एडवेंचरस लाइफ आपकी रही है, रोलर कोस्टर की तरह जो आपकी लाइफ रही है वो बहुत मज़ेदार रही है। तो हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत ही अमेजिंग सा सेगमेंट भी होता है कि जब हम किसी के बारे में जान लेते हैं, किसी के बारे में जब हम इतनी अच्छी बातें पूछ लेते हैं, उसके बाद में एक एंटरटेनिंग सेगमेंट्स लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। सर, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? आई एम रेडी फॉर द रैपिड फायर। रियली हमारे दर्शकों का भी ये बहुत फेवरेट पार्ट है और मेरा तो है ही। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी जिसका आपको विद इन अ सेकंड आपको जवाब देना है सर। ठीक है। विदाउट मतलब कोई सोचना नहीं है, जो सबसे पहला जवाब आपको स्ट्राइक करेगा। So here comes your first question and that is, सर आपका बचपन का निकनेम? भोला। मेरे बाबा लेते थे मेरा नाम, ये मेरा स्टार्टिंग से मेरे बाबा का फेवरेट नेम है, भोला। हाउ क्यूट। सर आपका सेकंड क्वेश्चन, पसंदीदा स्ट्रीट फूड, योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? चाउमीन। सर वो क्योंकि पापा चाइना से तो चाउमीन से चाइना। अच्छा, चाउमीन से चाइना से चाउमीन। चाइना से चाउमीन, चाउमीन से चाइना। ओके।
सर आपका सबसे पहला चाइनीज वर्ड? निहाओ, जिसको हम लोग हिंदी में हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, वहाँ पर निहाओ बोलते हैं। निहाओ। निहाओ एक सबसे स्टार्टिंग, जो भी चाइनीज सीखना चाहता है सबसे पहला वर्ड निहाओ जाता है। हाँ। फिर चाइनीज की फिर एक स्टार्टिंग होती है। सर अब क्योंकि मैं इस रैपिड फायर है तो पहले हम कंप्लीट करते हैं इसको। तो आपकी जिंदगी से मिलती जुलती कोई ऐसी फिल्म जो आपकी लाइफ स्टोरी को फिल्म डिपेक्ट करती तो नहीं है, लाइफ में सीरियल है प्रिजन ब्रेक, जिसने लाइफ को थोड़ा सा चेंजेबल मूवमेंट उसी से बहुत ज्यादा हुए हैं। ओके ओके। और सर आप किस टाइप के पर्सन है? ईदर लाइक डे और नाइट, रात पसंद? चाइना में नाइट, इंडिया में डे, क्योंकि चाइना टू इंडिया 2.5 घंटे का डिफरेंस है। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया सर आपने। तो जब चाइना रहते हैं तो 2-2:30 बजे जाते हैं। अच्छा, काम करते करते। अच्छा। और जब इंडिया रहते हैं तो 11 बजे तक यहाँ लाइफ स्टॉप हो जाती है। तो वहाँ पे नाइट लाइफ है? वहाँ पर नाइट लाइफ या काम, यहाँ पर अगर यहाँ 11 बजे हुए तो चाइना में 2 बजे हुए, 1:30 बजे। ओके। तो 2.5 घंटे का डिफरेंस है अपने चाइना से इंडिया। तो सर जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट चाइनीज वर्ड, तो वो तो सर एक ही शब्द आपने बताया नहीं हो, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ चाइनीज में आपके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बात हो जाए। सर आई एम तो आउट ऑफ दिस, लाइक मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं कुछ भी चाइनीज में बोल पाऊंगी। चलो मैं आपको एक टॉपिक क्या है सर, एक क्वेश्चन आपसे कर ही लेती हूँ कि सर आज आप जो हमारे सेट पर आए हैं ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त, तो जो हमारी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है पूर्णिमा बंसल जी, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज हो जाए चाइनीज में। निहाओ, निहाओ मा, नी सेंचाई हनली हाय, नी सोंगती हन हाओ, चंदा से हन हाओ। क्या बोला सर आपने? मैंने उनको नमस्ते बोला। हाँ। आप कैसे हैं जी। और मैंने उनके दामाद के लिए बोला कि आपका दामाद बहुत अच्छा है। ये सर आज आपने बिल्कुल नई एंट्री यहाँ पर अपने बातों में दी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है पर्दे के पीछे जो चेहरे होते हैं उनके बारे में अक्सर बहुत ही कम बात हो पाती है। तो क्योंकि इस पॉडकास्ट में एक उनके दामाद जी मिस्टर अक्षय जी का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रोल रहा है, तो जिसको आज आप अपनी चाइनीज भाषा में बिल्कुल लेकर आए हैं। और भी कुछ थोड़ा सा और कुछ एंकर के लिए कुछ बोल दीजिए। Miss Han Fiaoliang, Han Hao, Han Fiaoliang, and Han Kaosin. Meaning That is the meaning is the this. You are very good. You are very beautiful, and you are very doing the very best. Okay. With me is the talking is very best. हम लोग बैठ करके जो बातचीत किए हैं, आप बहुत अच्छे हो। जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है जी। उसी चीज को लेकर के मैंने चाइनीज वर्ड बोला। अर्जुन सर थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन जो आज आपका यहाँ पे पॉडकास्ट में एक आपका जो जर्नी आपने हमारे साथ में शेयर की है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि किसी फिल्म की लाइफ स्टोरी के साथ में मतलब बिल्कुल मैच करती है, और आपकी इन बातों से, आपकी इन जर्नी से हमारे दर्शकों को आज यही सीखने को मिला है कि अगर आपके दिल में, आपके मन में एक जुनून है, जज्बा है किसी भी काम को करने का, तो कोई भी सपना जो है वो बड़ा नहीं, वो छोटा है और आप उसे बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि इनकी बातों से इंस्पायर होकर अपने हर सपने को पूरा कीजिए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, स्प्रेड कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग पोस्ट कीजिए, और आगे आप क्या नया देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट करें। टिल देन प्लीज डू फॉलो, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल टोस्ट विद दोस्त। अर्जुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड टिल देन सी यू ऑल।